चार्ज नंबर, चार्ज नंबर जो चार्ज होगा पहले, मतलब रिएक्टेंट के पास जितना चार्ज होगा उतना ही चार्ज किसके पास होगा, प्रोडक्ट के पास भी होगा। अगर रिएक्टेंट न्यूट्रल है तो फाइनल जो प्रोडक्ट आएगा उसमें भी सम करोगे चार्जेस का तो कितना होगा, वो न्यूट्रल ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मास जो है वो कंजर्व नहीं कर सकते हैं। सर ये फ्यूजन के लिए या फिर फ्यूजन के लिए? न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए, अच्छा, कोई भी न्यूक्लियर न्यूक्लियर रिएक्शन रिएक्शन। दोनों, हाँ, फ्यूजन हो या फिर फ्यूजन हो, कुछ भी करोगे। अब मास के साथ क्या होता है, मास इसमें कन्वर्ट होता है किसमें, एनर्जी में। ठीक है, तो ओनली मास कंजर्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, या फिर ओनली एनर्जी कंजर्वेशन नहीं अप्लाई कर सकते हैं, बट मास और एनर्जी का कंबाइंड कंजर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट पॉइंट होगा मास डैश एनर्जी कंजर्वेशन, मास डैश एनर्जी कंजर्वेशन। इसको कभी भी ब्रेक करके नहीं लिखेंगे कि मास अलग कंजर्वेशन या फिर एनर्जी अलग कंजर्वेशन, फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि मास कन्वर्ट होता है एनर्जी में, या फिर अपोजिट, एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मास ड्यूरिंग द फॉर्मेशन। इसको शायद बचा है, चलो नेक्स्ट लिखेंगे रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी क्या है, न्यूक्लियर फेनोमेना। सबसे पहला चीज क्या होगा, ये न्यूक्लियर फेनोमेना। न्यूक्लियर फेनोमेना कहने का मतलब क्या है, इसको एटॉमिक लेवल पे नहीं देखते हैं, कहाँ जाकर के देखते हैं, न्यूक्लियर लेवल पे चेक करेंगे। और न्यूक्लियर लेवल पे जाओगे तो हमारे पास क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा या फिर प्रोटॉन होगा, उसी दोनों के साथ कुछ हो रहा होगा। डिस्कवर किया था बिक्वेरल ने, डिस्कवर्ड बाय बिक्वेरल। स्पेलिंग देखें, और ये जो डिस्कवरी हुआ था रेडियो एक्टिविटी का पहला बार, वो किस पे हुआ था, यूरेनियम पे। ठीक है, यूरेनियम जो उस टाइम पता चल गया था कि देयर इज एलिमेंट, देयर इज एन एलिमेंट व्हिच इज नोन एज यूरेनियम। और यूरेनियम के लिए इन्होंने बताया था कि यूरेनियम क्या है, रेडियो एक्टिव मटेरियल है। ठीक है, और बाकी सारी चीजें बताई थी अबाउट 1896 क्या। नेक्स्ट, जो भी मैडम क्यूरी या उनके जो हस्बैंड है, उन्होंने मिलकर के एक नया एलिमेंट ढूंढा, जिस एलिमेंट को क्या बोलते हैं, रेडियम रेडियम। बोलते हैं। ठीक है, एक नया एलिमेंट उन्होंने ढूंढा कि रेडियम एक ऐसा एलिमेंट है, अगेन दैट इज व्हाट, रेडियो एक्टिव। और इस रेडियम की जो रेडियो एक्टिविटी थी वो यूरेनियम से बहुत ज्यादा थी। ठीक है ना, बेसिकली जो भी कोल टार होता है ना, कोल टार पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उनको पता चला कि देयर इज अनदर एलिमेंट विच इज रेडियो एक्टिविटी, और इसी के लिए उनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज भी। दोनों को नोबेल प्राइज मिला था 1903 में। तो लिख लो, नेक्स्ट लिख लो लिखना मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी एंड पियर क्यूरी, मैडम क्यूरी एंड पियर क्यूरी डिस्कवर्ड डिस्कवर्ड रेडियम। सर मैडम थ्योरी और था, और मैडम क्या क्यूरी थ्योरी? एंड पियर क्यूरी लिखा था यहाँ पे बोर्ड पे, PIER, पियर क्यूरी डिस्कवर्ड रेडियम, discovered radium which is 10 raised to power 6
which is 10 raised to power, एक में पानी डाल दिए, नहीं याद में ये प्रकाश था भांग उन पी के बैठा रहता है ना। which is 10 raised to power 6 times more radioactive. ए पॉइंट एक बार फिर से बता दीजिए। Madame Curie and Pierre Curie discovered radium which is 10 raised to power 6 times radioactive than 10 raised to power 6 times radioactive than uranium. नेक्स्ट लिखेंगे रेडियोएक्टिविटी नेक्स्ट पॉइंट है रेडियोएक्टिविटी सेल्फ स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन और डीके दोनों सेम ही टर्म सेल्फ स्पॉन्टेनियस अरे दिस नहीं डिसइंटीग्रेशन या फिर ठीक है एक दिन और तुमको बताया डिसइंटीग्रेशन और डीके ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई ऑफ अनस्टेबल रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई भी ऐड कर सकते हो अनस्टेबल रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई full stop all elements next point all elements with z greater than 83 all elements with z greater than 83 are radioactive ठीक है मतलब 83 के नीचे सब 82 कौन सा नंबर आता है 82 पे आता है लीड ठीक है यानी लीड जो है तुम्हारा मोस्ट स्टेबल हेवी एलिमेंट है ठीक है ना एलिमेंट तो बहुत सारे स्टेबल है जैसे आयरन भी है वो क्या स्टेबल है लेकिन वो किस कैटेगरी में आता है लाइट के कैटेगरी में आता है लीड कैसा कैटेगरी है हैवी एलिमेंट है तो ये लीड जो है ये मोस्ट स्टेबल मतलब जितने भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है ना वो डिग्रेड होकर के या डीके होकर कहाँ आने की कोशिश करेंगी लीड पे आके कोशिश करेगी मतलब तुम्हारे पास अगर रेडियम है तो जो भी रेडियम है वो कब तक डिसइंटीग्रेट होते रहेगा या डीके होते रहेगा या जब फिर तक उसका Z 82 नहीं हो जब जाए तक इसका जेड कितना ना हो जाए 82 ना हो जाए ठीक है तो लिखो नेक्स्ट सर ये सब क्या नेचुरली ऐसे ही मिलता है मतलब क्या पोलोनियम रेडियम ये सब मतलब नेचुरली मिलता है क्या हाँ तो जो भी तुम्हारा पीरियोडिक या फिर इसमें कुछ अलग से मतलब कुछ करके मतलब लेकर अलग के से आना क्या होता है फॉर्म करते हैं आर्टिफिशियल नहीं आर्टिफिशियल नहीं मतलब कुछ रिएक्शन करा करके जैसे आप यूरेनियम के लिए बोले थे ना मतलब हाँ एक फॉर्म करवा सकते हो ना तुम नया फॉर्म हाँ जैसे अब देखो उसमें लीड जो है वैसे जो रेडियो एक्टिव प्रोसेस है वो हमारे हाथ में नहीं है रेडियो एक्टिव प्रोसेस अच्छा अगेन स्पॉन्टेनियस वर्ड का मतलब होता है ना तो तुम उसको स्टार्ट कर सकते हो ना ही स्टॉप कर सकते हो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो तुम्हारा मन नहीं है कि चलो यार रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव एलिमेंट है हमारे पास तो इसको क्या करते हैं रेडियो एक्टिविटी हो रही है इसको क्या करते हैं रुक दे कुछ देर के लिए फिर जब हमारा मन कर रहा है तो क्या करते हैं स्टार्ट कर दे ऐसा नहीं कर सकते हो ना ही तुम उस प्रोसेस को फास्ट कर सकते हो मतलब ना ही तुम उसको एक्सेलरेट कर सकते हो और ना ही स्लो डाउन कर सकते हो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं ये अपने मन से हो रहा है और कब तक होगा जब तक वो खुद से कन्वर्ट होकर कहाँ ना पहुंच जाए लीड पे तुम ऐसा नहीं है कि तुम फॉर्मेशन करवा रहे हो तुमने अपने आप रख दिया रेडियम को कुछ दिन बाद टाइम लगेगा और टाइम के बाद कुछ देर बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा लीड में कन्वर्ट हो जाएगा विच इज मोस्ट स्टेबल एलिमेंट मोस्ट स्टेबल तो लिखना नेक्स्ट पॉइंट में लीड इज लीड के सामने ब्रैकेट में लिखना जेडी को
सर आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। सर आवाज नहीं आ रहा। कहाँ से नहीं आ रहा था आवाज? सर आप ही का म्यूट हो गया था शायद। लीड, लीड is most stable element. Lead is most stable element, which means all radioactive elements, will show radioactivity. All radioactive elements will show radiation बोले, radioactivity का मतलब will show radioactivity until they form, या until they form, या until they converted, दोनों लिख सकते हो, until they form lead, until they form lead. तो जब तक lead नहीं बनेगा तब तक क्या होगा? रेडियो एक्टिव होगा, रेडियो एक्टिव रेडिएशन तुमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखना। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अ रैंडम प्रोसेस। इट इज अ रैंडम प्रोसेस। ये जो भी प्रोसेस है क्या है? रैंडम है। रैंडम कहने का मतलब है, मान लो तुम्हारे पास एक यूरेनियम पड़ा हुआ है, तो यूरेनियम में बहुत सारे एटम्स होंगे। ठीक है, सर आपका लाल वाला से मत लिखिए सर, वो ब्लैक से ही लिखिए, वो बहुत लाइट आ रहा है। अब ये जो भी तुम्हारा एटम्स है उसके अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस। अब मान लो तुम किसी न्यूक्लियस पे बैठे हुए हैं, इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन, जो भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो क्या होगा? डीके होने वाला है। तुम बैठे रह जाओगे, सोचते रह जाओगे ये होगा, बाकी और सारे हो रहे होंगे, मे बी वो वाला चीज नहीं हो रहा होगा। या फिर तुम जिसको देख रहे हो वो डीके हो गया, उसके अगल बगल वाले डीके नहीं हो रहे। मतलब इस पे तुम पर्टिकुलर किसी एक पे अगर कॉन्सेंट्रेट होकर के अगर चाहते हो सारा हम जो भी प्रोसेस है उसको रीड कर लें, तो ये क्या है? इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो भी प्रोसेस है, डीके का जो प्रोसेस है, कब कौन सा न्यूक्लियस डीके होगा वो तुमको पता ही नहीं चलेगा। कंप्लीटली रैंडम प्रोसेस है। तो उसमें लिखना इट मीन्स radioactivity has no definite time. Radioactivity has no definite time, which will tell which nucleus is going to decay. Which nucleus is going to decay. Next लिखेंगे। Next point, it is a spontaneous process. Next point, it is a spontaneous process. It is a spontaneous process, which means it can neither be started, comma stopped. It can neither be started, stopped, accelerated, started, stopped, accelerated, or nor retarded. by any physical change. और बाय फिजिकल चेंज क्या मतलब है तुम्हारा? टेम्परेचर, प्रेशर। मतलब अगर तुम चाहते हो कि एलिमेंट पे प्रेशर लगा करके, टेम्परेचर लगा कर चेंज करके मैं क्या कर दूं, रेडियो एक्टिविटी का जो भी रेट है, जिस रेट से डीके हो रहा है, उसको बढ़ा दूं, घटा दूं, या फिर रेडियो एक्टिविटी को रोक दूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, और करके केमिकल चेंज। केमिकल चेंज किस किस टाइप का होता है? केमिस्ट्री पढ़े हो ना? फिजिकल चेंज का मतलब तो हाँ बता सर। देंगे, जैसा टेम्परेचर में चेंज, प्रेशर में चेंज। क्या? हाँ, फेज चेंज जो है तुम्हारा कैसा चेंज है? फेज चेंज भी फिजिकल चेंज ही है। पीएच,
ये सर सारी कोई जगह कैटलिस्ट वगैरह चलो कुछ डाल हाँ करके समझ जाओ, उसमें। वो हो गया केमिकल चेंज, मान लिया कि कुछ होता होगा केमिकल चेंज। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखोगे, अरे हो गया समझ गए, नेक्स्ट लिखो, एग्जाम्पल्स में लिखो। एग्जाम्पल्स है जैसे यूरेनियम 238 है तुम्हारे पास, यूरेनियम 238, इसको ऐसे लिखो, और 92, ठीक है। यूरेनियम 230 ये न्यूक्लियस है, ये ब्रेक होगा इसमें, मान लो ये अल्फा पार्टिकल है, ठीक है। प्लस अल्फा पार्टिकल कहने का क्या मतलब है, अल्फा पार्टिकल का मतलब सर है हीलियम, हाइड्रोजन, अच्छा अल्फा पार्टिकल हीलियम, हाँ हाइड्रोजन, सर। ठीक है। अब अल्फा पार्टिकल जब इमिट हो रहा होगा ना, जो भी अल्फा पार्टिकल है, इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हो, जो हीलियम है 2 और इधर क्या होगा 4, मतलब जो नया एलिमेंट प्रोड्यूस होगा उसमें से ये 2 क्या होगा घटेगा, और ये जो 4 होगा ये क्या होगा घटेगा। तो यूरेनियम जब अल्फा इमिशन शो करता है तो इट विल प्रोड्यूस व्हाट थोरियम, इससे क्या बनेगा थोरियम बनेगा TH, और TH के लिए ऊपर वाला जो टर्म होगा इट विल बी 234, नीचे वाला क्या होगा 90। अब इसमें ये जो न्यूक्लियस है इसको क्या बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियस, और इसको क्या बोलोगे पेरेंट न्यूक्लियस, डॉटर न्यूक्लियस। और भी पार्टिकल्स इमिट हो सकते हैं, जरूर नहीं कि खाली अल्फा ही होगा, बीटा भी हो सकता है, और बीटा के साथ साथ न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो भी होता है, ठीक है। क्योंकि बीटा प्रोसेस जो होता है, जैसे इसमें अल्फा के साथ और कोई एंटी पार्टिकल नहीं निकल रहा है, या और कोई तुमको फंडामेंटल पार्टिकल नहीं निकल रहा है अल्फा के साथ, लेकिन जब बीटा डीके होता है तो क्या होता है, बीटा डीके दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव बीटा डीके और एक नेगेटिव बीटा डीके, और दोनों प्रोसेस में एक और पार्टिकल इमिट होता है न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल था अल्फा का, अल्फा में ज्यादा सोचना नहीं होता है, अल्फा का सिंबल क्या होता है, अल्फा का जो इक्वेशन है इजी है, इसमें बस तुमको करना क्या है कि जब भी अल्फा इमिशन हो रहा होगा तो क्या करेंगे 4 से घटा देंगे और इसको 2 से घटा देंगे नीचे वाले, ये रटना होता है क्योंकि बहुत बार मतलब कंटिन्यूअस रिएक्शन दे देता है कि जैसे अल्फा रिएक्शन हुआ, बीटा रिएक्शन हुआ, अल्फा हुआ, बीटा हुआ, फिर बीटा हुआ, बीटा प्लस बीटा माइनस अल्फा, अल्फा ऐसे चेंज करके दे देगा, और बोलेगा अगर थोरियम से स्टार्ट हुए तो फाइनली कहाँ तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो उसके लिए तुमको याद रखना होता है कि अगर ये रिएक्शन हो रहा है तो कितने से जेड इंक्रीज हो रहा है, जेड डिक्रीज हो रहा है, या जो भी ई है इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो सारे प्रोसेस का जितने भी रिएक्शंस होंगे उसका अगर एग्जांपल जो तुम्हारा इक्वेशन है फॉर्मूला है वो याद रखोगे, जैसे बस ये याद रखना है कि अल्फा जब इमिशन हो रहा है तो क्या क्या इमिट हो रहा है, ये 4 इमिट हो रहा है तो 4 घटा देंगे, और ये 2 इमिट हो रहा है तो 2 क्या कर देंगे घटा देंगे। वैसे ही हर एक पार्टिकल का सिंबल है, अल्फा पार्टिकल का सिंबल ये है, वैसे बीटा पॉजिटिव का बीटा नेगेटिव का सबका सिंबल याद रखोगे आराम से काम बन जाएगा। तो सिंबल अभी जब डिटेल में अल्फा और बीटा पार्टिकल पढ़ रहे होंगे, बीटा इमिशन पढ़ रहे होंगे, तो सारे का सिंबल रख लेंगे। अच्छा सर, वो आप जो वाला चैप्टर कराए थे ना सर, वो मैटर वेव वाला, डी ब्रॉगली वाला, सर उसमें से सर हम लोग शीट में तो रेडिएशन प्रेशर पे भी क्वेश्चन दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है? तो रेडिएशन प्रेशर रेडिएशन नहीं पता है, प्रेशर रेडिएशन प्रेशर नहीं पता है। सर, वो I/C वाला पार्ट, तो हाँ उसमें तो वो क्या वहाँ बता एक दिए तो थे, फ्लक्स टाइप भी कुछ दिया हुआ है ना वो सब। क्या टाइप दिया हुआ। सर एक फ्लक्स कुछ एक दिया हुआ है, मतलब हाँ क्या पावर फ्लक्स या कुछ एक था उसमें। अरे पावर वही इंटेंसिटी वाले टर्म को पावर में अच्छा रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जो तुम्हारा भले चैप्टर अलग अलग कर दिया होगा, मैंने पीपी में हाँ, पढ़ा दिया था, अच्छा ये जो चीज था मैंने कहा पढ़ा दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा दिया था तुमको, वो चीज वहां से देख सकते हो। जो भी सवाल होगा वो भेज देना, मैं बता दूंगा हाउ वो कैसे ओके सर, ओके रिलेटेड है सर। पिछले वाले से। नेक्स्ट लिखना, ड्यूरिंग रेडियो एक्टिविटी, ड्यूरिंग रेडियो एक्टिविटी, ड्यूरिंग रेडियो एक्टिविटी अल्फा अल्फा कॉमा बीटा particles, alpha comma beta particles and gamma rays and gamma rays are emitted,
ठीक है, तो कोई भी अगर प्रोसेस हो रहा होगा रेडियो एक्टिविटी के तो क्या क्या हो सकता है, अल्फा पार्टिकल निकलेगा या फिर बीटा पार्टिकल निकलेगा। और जो गामा है वो क्या है, रे है, गामा रे है तुम्हारा, उसको पार्टिकल नहीं बोलते हैं, गामा क्या है तुम्हारा, रे है। और अगर प्रोसेस हो रहा होगा, कोई एक न्यूक्लियस है, जैसे अगर ये न्यूक्लियस है तो इधर इट विल गिव अल्फा एट ए गिवन टाइम या फिर क्या देगा, बीटा देगा। दोनों एक साथ प्रोड्यूस नहीं हो सकता है, अलग अलग टाइम पे, मतलब अल्फा के बाद में भी बीटा इमिशन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अल्फा भी और बीटा भी दोनों क्या हो रहा हो, एक साथ निकल रहा हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट उसमें ये भी ऐड कर लो, एट ए गिवन पर्टिकुलर टाइम, एट ए गिवन टाइम, एट ए गिवन टाइम either 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 alpha either alpha or beta, either alpha or beta emission will take place, either alpha or beta emission will take place। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। अब गामा इमिशन क्या होता है वो समझिए, लिखना, गामा रेज आर इमिटेड, gamma rays are emitted, gamma rays are emitted when an excited nuclei, when an excited nucleus, when an excited nucleus makes transition, makes transition, makes transition to any lower, to any lower or ground energy state, to any lower or ground energy state, ठीक है। अब इसमें समझना क्या हो रहा है, जैसे कोई भी इमिशन हो रहा है, अल्फा होगा बीटा होगा, ठीक है, या तो अल्फा हो सकता है किसी पॉइंट पे और या तो फिर क्या हो सकता है, बीटा हो सकता है। अगर ये दोनों इमिशन हो रहा है तो दिस टू इमिशन, इस जस्ट इमिशन के बाद एक और इमिशन होगा विच विल इमिट व्हाट, गामा रे, या फिर बीटा इमिशन भी होगा तो उस इमिशन के बाद क्या होगा, गामा रेज इमिट होगा। ठीक है, मतलब किसी भी टाइप का रिएक्शन रेडिएशन हो, अल्फा इमिशन करवा लो या फिर बीटा इमिशन करवा लो, उस रिएक्शन के बाद जस्ट उसके पीछे पीछे क्या आता है, रे आता है, दैट इज नोन एज व्हाट। अब जैसे जो थोरियम वाला एग्जांपल हमने पढ़ा था, थोरियम जो जब इमिशन होता है यूरेनियम 238 से बना तुम्हारे पास थोरियम 234, और इसके बाद क्या हुआ, अल्फा इमिशन हुआ। तो ये जो थोरियम होता है दिस इज इन व्हाट स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में होता है। ये क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में होगा। और एक्साइटेड स्टेट में जैसे तुमने उसका पढ़ा होगा ना कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स है उनका अलग अलग एनर्जी स्टेट होता है, जैसे एक्साइटेड स्टेट फिर ग्राउंड स्टेट। तो जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं कहाँ से, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे, तो क्या रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है, जिसके लिए हाँ तुमने सीरीज पढ़ा होगा, डिफरेंट तो डिफरेंट, उसी के कारण तो कलर हाँ, दिखता है ना, वो लाइमन बामर वो रेडिएशन सारी होता है। चीजें पढ़ी होगी। ठीक है, हाँ सिमिलर प्रोसेस क्या होता है न्यूक्लियस के साथ भी होता है कि न्यूक्लियस क्या है तुम्हारा, एक्साइटेड स्टेट पे है, और कोई भी चीज क्या चाहता है, ग्राउंड स्टेट में रहे या लोअर एनर्जी स्टेट पे रहे, तो उसके चलते ये जंप करके कहा आएगा ग्राउंड स्टेट में। सिमिलर जैसे इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल है वैसा ही इसका भी क्या है, एनर्जी लेवल है। तो एक्साइटेड स्टेट से ये कहा जंप करके आया, ग्राउंड स्टेट में। अब जब भी ये प्रोसेस होगा फोटोन रिलीज होगा, एंड दोस फोटॉन्स आर नोन एज व्हाट, गामा रेज। यही जो फोटोन रिलीज हो रहा है इसी को क्या बोलते हैं, गामा रेज बोलते हैं। आ रही बात समझ में, हाँ मतलब ये जो है ये कब होगा तुम्हारे पास, ये तभी दिखेगा जब या तो अल्फा इमिशन हो रहा है या फिर बीटा इमिशन हो रहा है, दोनों के लास्ट में क्या होगा, अल्फा होने निकलने के बाद जस्ट एक रेज दिखाई देगा, दैट इज गामा रेज। अगेन बीटा हो रहा है उसके बाद भी एक रे दिखाई देगा, दैट इज व्हाट, गामा रेज। ठीक है, नेक्स्ट लिखना, ड्यू टू रेडियो एक्टिविटी, due to radioactivity, due to radioactivity, mass of the parent nuclei, mass of the parent nuclei
mass of the parent nuclei keep on decreasing. ये तो अंडरस्टूड है, होना भी चाहिए. मास क्या होगा कंटिन्यूअसली? एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है फोटोन. मास विल बी एनर्जी और पार्टिकल दोनों में कन्वर्ट हो रहा है. फोटोन में हाँ भी सर, convert मतलब हो रहा है, साथ ही साथ बीटा और अल्फा पार्टिकल में भी डीके हो रहा है. तो मास जो होगा कंटिन्यूअसली उसके बाद तक क्या बोले? क्या क्या मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई, उसके बाद तक क्या बोले? मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई विल कंटिन्यूअसली डिक्रीज. जो भी मास होगा क्या होगा तुम्हारा? कंटिन्यूअसली डिक्रीज करेगा. ठीक है. नेक्स्ट लिखेंगे. अब ये जो भी चीजें है ये पता कैसे करेगा कि जो पार्टिकल है वो चार्ज पार्टिकल्स है या कौन से पार्टिकल इनके पास चार्ज नहीं है. तो अगर बात करोगे, तुम लोग तो अभी पढ़े नहीं हो ना फील्ड वाला सिचुएशन. मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज मोशन पढ़े नहीं हो. थोड़ा सा ये कर दे रहे. अब देखो होता क्या है कि ये मान लो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है. ठीक है. इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट को ले जाकर के मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं. ठीक है. अब मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखोगे तो क्या होगा? यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स और रेज इमिट हो रहे हैं. जैसे अल्फा, बीटा और गामा रेज इमिट हो रहा है. अब ये क्या होगा? इनके पास वेलोसिटी होगा. जब इमिट कर रहे होंगे तो एनर्जी लेकर के आएंगे, और उस एनर्जी कहने का मतलब काइनेटिक एनर्जी लेकर के आ रहा होगा. तो इसका कुछ वेलोसिटी होगा, इसका कुछ वेलोसिटी होगा, इसका भी कभी वेलोसिटी है. ठीक है. अब होता क्या है कि जैसे भी अगर मान लो ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन घुसता है. इलेक्ट्रॉन को अगर वी वेलोसिटी से फेंकोगे किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो क्या करता है? डिफ्लेक्ट होता है. ऐसा मोशन शो करेगा विच विल डिपेंड ऑन डायरेक्शन एंड बाकी सारी चीजें कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है. तो एक तरीका डिफ्लेक्ट होगा. तो इलेक्ट्रॉन जब फेंकते हैं तो इस तरीके का डिफ्लेक्शन हो रहा है. उसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर प्रोटॉन फेंकोगे तो कैसा डिफ्लेक्शन होगा? उल्टा डिफ्लेक्शन होगा. क्योंकि इस पे चार्ज जो है वो क्या है? नेगेटिव है. इस पे जो चार्ज है वो कैसा है? पॉजिटिव है. सेम मैग्नेटिक फील्ड में एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को फेंकोगे तो क्या होगा? डिफ्लेक्शन का जो डायरेक्शन होगा, ये डिफ्लेक्शन क्योंकि सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा तो कुछ इस तरीके से होगा. ये भी डिफ्लेक्ट होगा लेकिन क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा. तो हमारे पास कैसा कैसा इमिशन है? अल्फा इमिशन है और बीटा इमिशन है. गामा पार्टिकल, गामा जो होते हैं वो चार्ज उसमें नहीं होता. तो कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जो इस साइड में डिफ्लेक्ट हुए, कुछ ऐसे एलिमेंट थे जो अपोजिट साइड में डिफ्लेक्ट हुए, और कुछ क्या हो गया? सीधे सीधे निकल गए. तो जिसका भी डिफ्लेक्शन इधर हुआ और जिसका भी डिफ्लेक्शन इधर हुआ, उनका जो नेचर होगा वो कैसा होगा? अपोजिट चार्ज होगा. उन पे जो चार्जेस होंगे क्या होंगे? अपोजिट होंगे. तो चार्जेस तो अपोजिट है, साथ ही साथ मास भी कंपेयर कर सकते हो. जो अल्फा पार्टिकल है उसका मास क्या होगा? कंपेयर करा गया तो हीलियम के रेंज में आया. वैसे ही बीटा का मास कंपेयर करा गया तो उसका जो रेंज है वो किस फॉर्म में आया? वो इलेक्ट्रॉन के ये पे आया. तो इसका मतलब ये जो अल्फा पार्टिकल है जो इधर शो करा, मान लो इधर अल्फा डेविएट हुआ है तो इधर क्या डेविएट होगा? बीटा नेगेटिव का डेविएशन होगा. तो इस पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, इस पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा? नेगेटिव चार्ज है. और जो रे डेविएट नहीं कर रहा है, मतलब जो भी तुम्हारा एमिशन है उसमें कोई डेविएशन नहीं इमिट हो रहा है, इसका मतलब जो वो है उस पे होगा कोई चार्ज नहीं होगा. यानी वो क्या है तुम्हारा? न्यूट्रल है. उस पर कोई चार्ज नहीं है. क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन तुमको कब दिखता है? जब तुम चार्ज को फेंकोगे. ठीक है ना. अगर तुमने नॉर्मल बॉडी मास उठा कर फेंक दिया, न्यूक्लियस को उठा कर, ये न्यूट्रॉन को उठा करके फेंक दिया तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा. सीधा क्या करेगा? निकल जाएगा. क्योंकि मूविंग चार्ज के चलते खुद का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. खुद का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, फिर जाकर के वो इंटरफेयर करेगा दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड से, और उसके बाद फोर्स लगता है. क्योंकि जब भी इंटरफेरेंस होता है ना दो बॉडी के फील्ड में, तभी क्या होता है? फोर्सेज जनरेट होता है. जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर बात करोगे तो एक मास तुमने रखा m, अगर ये फील्ड क्रिएट ही नहीं कर रहा है तो इसको इस मास के पास कैसे भी ले जाकर के रखोगे तो फोर्स लगाएगा? नहीं लगाएगा. क्योंकि फोर्स लगने के लिए फील्ड का इंटरफेरेंस होना जरूरी है. तो वही सेम चीज, अगर चार्ज नहीं है तो फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा, और ये सीधा सीधा निकल रहा है, इसका मतलब इसके पास कोई चार्ज नहीं होगा. ठीक है. तो लिख लो इसमें. लिखना लिखना क्या है वो तो समझ ही जाओगे. क्या लिखोगे? सबको पता है कि लिखवा दे, लिखाई दे. चलो लिख लो. लिखना. लिखो. अल्फा एंड
alpha and beta particles, alpha and beta particles, alpha and beta particles shows deflection. Alpha and beta particles shows deflection in magnetic field. Deflection in magnetic field. It means they have charge. It means they have charge. It means they have charge and gamma radius and gamma rays. So gamma rays show no deflection. It means it is neutral. It means it is neutral. अब बीटा में भी क्या होता है, दो तरीके का इमिशन होता है, बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव। तो अगेन कैसे पता करेंगे, देखो अब इधर की बात करोगे तो अल्फा और बीटा का जो मास होगा वो क्या होगा, क्योंकि दो ऐसे पार्टिकल होंगे जो किधर डिफ्लेक्ट होंगे, पॉजिटिव साइड में डिफ्लेक्ट होंगे। उसमें अगर मास कंपेयर करोगे तो इसके लिए क्या होगा, इसका मास ज्यादा होगा और इसका मास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। अगेन इसका जो मास है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन के बराबर है। इस पे चार्ज जो भी है वो क्या है, पॉजिटिव है, तभी वो किधर डिफ्लेक्ट हुआ, अल्फा की तरफ डिफ्लेक्ट। मतलब ये जो पार्टिकल है इसको हम क्या करेंगे, अगेन इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर है और चार्ज जो भी है वो भी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर ही है, तो इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, बीटा प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। और इधर जो डिबेट हुआ उसका मास इलेक्ट्रॉन के बराबर है, साथ ही जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर है बट इन नेगेटिव, सो इसको क्या बोलते हैं, बीटा नेगेटिव। आ रही बात समझ में, क्लियर है। नेक्स्ट लिखेंगे, क्या कभी रेडियो एक्टिविटी के चलते प्रोटॉन इमिट हो सकता है, कभी प्रोटॉन इमिट होते हुए सुना है? सर प्रोटॉन से ही तो टूट करके मतलब वो अल्फा या फिर बीटा निकलता है ना। प्रोटॉन से जरूर नहीं कि प्रोटॉन टूट के ही बनना होगा, मे बी न्यूट्रॉन टूट के भी बन रहा होगा, डिपेंड करता है कि किस तरीके का इमिशन हो, समझेंगे। अब देखो जो भी तुम्हारा प्रोसेस है उसमें कभी भी एक प्रोटॉन बाहर नहीं आएगा। जैसे रेडियो एक्टिव डीके है, उसमें डीके हो रहा है, पता चले कि हमारे पास एक इधर हवा में उड़ता हुआ प्रोटॉन आ गया, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। प्रोटॉन किस फॉर्म में आएगा, अल्फा के साथ आएगा। सिंगल प्रोटॉन कभी भी रिलीज नहीं होता है ड्यू टू रेडियो एक्टिव प्रोसेस, तो इसको नोट में लिख लो, प्रोटॉन इज नॉट इमिटेड, प्रोटॉन इज नॉट इमिटेड, प्रोटॉन इज नॉट इमिटेड, not emitted during radioactivity, during radioactivity। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, लॉज ऑफ रेडियोएक्टिव। ये तो तुमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, जब केमिकल काइनेटिक्स पढ़े हो। लॉ ऑफ एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, या फिर कभी कभी इसको सिंपली में लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके भी बोल सकते हैं। अब ये जो लॉ है गिवन बाय, किसने दिया था, रदरफोर्ड एंड सॉल्ट, दो साइंटिस्ट मिल करके एक लॉ दिया, तो क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन। सर वो सोडी लिखा हुआ है क्या, एक्सपोर्ट मतलब इंडियन ही था क्या, सोडी इंडियन नाम रहते हैं, सर पंजाबी होता है ना। क्या है वो, सोधी है यार, अच्छा SODHI है वो। अरे इस अच्छा सोधी को ये नहीं जानते हो क्या, इस सोधी क्रिकेटर, हाँ वो इंडियन है। अब इन दोनों में हाँ फर्क सर है वही क्या, तो, ये अंग्रेज नाम है। अच्छा
अब इसका मतलब जो हनुमान है, नहीं नहीं, हनुमान जो है ये फिर इंग्लिश कैरेक्टर होना चाहिए, क्योंकि आयरन मैन क्या है, इंग्लिश कैरेक्टर। दोनों के लास्ट में क्या है, अच्छा हाँ अजीब है। नेक्स्ट देखना, देखो लॉ है क्या ये, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ at any given instant, according to this law, at any given instant, at any given instant, rate of decay, rate of decay is directly proportional to, the rate of decay is directly proportional to number of nuclei, number of nuclei present, number of nuclei present at that instant, number of nuclei present at that instant। ठीक है, देखो इसको कहने क्या मतलब है कि मान लो हमने किसी टाइम टी पर के जा करके देखा, लेट एट टाइम टी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितना, टाइम इक्वल्स टू 0 कर दो, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितना, एन नॉट है, ठीक है। और हमने क्या करा, एट एंड एट टी इज इक्वल टू डी टी, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होगा कितना होगा, न्यूक्लियाई जो होगा वो होगा एन माइनस टी एन होगा। माइनस क्यों हो रहा है, तो घट रहा है, डीके होने का मतलब क्या है, पहले पास था तो अभी कितना हो जाएगा, 2 3। तो रेट जो यहाँ आता है, दैट रेट इज व्हाट, क्योंकि अगर रेट की बात करोगे, रेट ऑफ डीके, रेट ऑफ डीके का क्या मतलब होता है, रेट ऑफ डीके का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ न्यूक्लियस या नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय टाइम। रेट ऑफ डीके का क्या मतलब है, कितना नंबर डीके हुआ और उस डीके के लिए कितना टाइम लगा। तो जो हमने एग्जांपल लिया है उसके अकॉर्डिंग जो पार्टिकल डीके हुआ वो कितना हुआ, माइनस। अच्छा सर ये तो वो रेट ऑफ रिएक्शन वाला ही हाँ चीज उसी है का ना। डीके, जो भी तुम्हारा पार्टिकल्स डीके हुआ मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनली कितना है, ये इनिशियल क्या था, ये डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा इसके लिए, मतलब यहाँ जो भी रेट dt। होगा ना वो क्या होगा तुम्हारा, नेगेटिव होगा। रेट नेगेटिव कहने का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज डिक्रीजिंग विथ टाइम, जो भी पार्टिकल्स का नंबर है वो टाइम के साथ डिके हो रहा है। हो गया, एंड नीचे लिखना एंड at any time t number of nucleus number of nuclei is n 10 minus dn by dt जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट n, क्योंकि रदरफोर्ड सोडी के अकॉर्डिंग क्या है, रेट ऑफ न्यूक्लियाई, रेट ऑफ डीके ऑफ न्यूक्लियाई इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट गिवन टाइम, और उस गिवन टाइम पे कितना है, एन नंबर है। और ये रेट नेगेटिव के बाद वो समझ के उधर से, क्योंकि पार्टिकल का जो नंबर होगा क्या होगा, रिड्यूस होगा, पार्टिकल का नंबर टाइम के साथ रिड्यूस होगा।
गिवन इंस्टेंट पे ये तुमको देखना। और अगर साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो क्या दिखेगा तुमको, एक कांस्टेंट दिखेगा। इसको लिख सकते हो dn by dt is equal to lambda into इस पूरे फॉर्म को रदरफोर्ड ये जो पूरा इक्वेशन है ये क्या है तुम्हारे पास, रदरफोर्ड टोडी इक्वेशन, जहाँ लेम्डा क्या है, लेम्डा इज इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, अलग से इसका एक टॉपिक ही होगा जहाँ पे इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, इसका यूनिट, प्रॉपर डेफिनेशन, सारी चीजें पढ़ेंगे। अब ये जो इक्वेशन है इसको थोड़ा सा और थोड़ा प्रॉपरली अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये रेट बता रहा है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें एक प्रॉपर इक्वेशन चाहिए जो किसी भी टाइम पे नंबर ऑफ न्यूक्लियस बता सके कि कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियस बचा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ से जो इक्वेशन आएगा, मतलब ये जो फॉर्म है ये किस फॉर्म में है, डिफरेंशियल फॉर्म में है। अब इस फॉर्मूला को डायरेक्टली यूज करके तुम नहीं बता सकते हो कि अगर स्टार्टिंग में न्यूक्लियस n0 था तो फाइनली कितना होगा आफ्टर 10 मिनट, आफ्टर 20 मिनट। इसको यूज करके बता सकते हो, नहीं बता सकते हो। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं इस फॉर्म में। n कैन बी रिटेन इन फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि यहाँ n किसका डिफरेंशियल दिया हुआ है, टाइम का डिफरेंशियल दिया हुआ है। तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं n एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और उस इक्वेशन से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, उस इक्वेशन से हम कैलकुलेट कर लेंगे n एट एनी गिवन टाइम। उसके लिए करना क्या होगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सर अरेंज मतलब करके उसको इंटीग्रेशन करना होगा ना, इंटीग्रेट करेंगे। मतलब हाँ, dn by n तो कर नेक्स्ट देंगे और लैम्डा dt। तुम्हारा काम क्या होगा, n एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लेंगे। और n एक के लिए एक चीज ध्यान देना, n है नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट, ठीक है, कितना न्यूक्लियस बचा है। इसमें कभी कभी गलती हो जाता है, सवाल में पूछता है कि फाइंड हाउ मच नंबर इज डिकेड, हाउ मच नंबर ऑफ न्यूक्लियस डिकेड। तो बच्चे डायरेक्टली यही फॉर्मूला यूज कर देते हैं और छाप करके आंसर आ जाते हैं। फिर कितना नंबर मिलता है, -5। तो सवाल में एक बार ये जो इक्वेशन है प्रॉपर वो देख लो, किसके चलते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट एट एनी टाइम। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस डीके कैसे निकालेगा, इनिशियल कुछ वैल्यू दिया होगा, इनिशियल क्या देगा तुम्हारे पास, कुछ वैल्यू होगा ना। तो इनिशियल वैल्यू में से ये वाला टर्म क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तब तुमको मिलेगा नंबर ऑफ न्यूक्लियस डीके। तो एट टाइम t0 नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितना, नंबर ऑफ न्यूक्लियस है n0 एंड t इक्वल्स टू q पे नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितना ले रहे हैं, n ले रहे हैं। तो इन तीनों का हमें रिलेशन चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ से अरेंज करेंगे। अगर इसको अरेंज करोगे तो क्या लिख सकते हैं, -dn/n बराबर किससे होगा, लैम्डा इंटू dt। ये जो भी एक तरीके के वेरिएबल्स होते हैं, इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो एक साइड लाना पड़ता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ प्रॉपर इंटीग्रेशन क्यों कर रही है, समझ में आ रहा है ना। अब बहुत बार बच्चों को पता ही नहीं चलता, अरे होगा इसे, अपने मन से कर दे रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमें ये सर वो डिफरेंशियल इक्वेशन में बताता है ये वाला, हमें n क्या is the चाहिए, function। ये चाहिए, और हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसके लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ प्रॉपर लिमिट, प्रॉपर लिमिट कहाँ लिखा हुआ है तुम्हारा, के ऊपर लिमिट है। अगर प्रॉपर लिमिट यूज नहीं करोगे तो फिर क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। अगेन उस कांस्टेंट को यहाँ से रिमूव कर सकते हो, दिक्कत नहीं होगा। तो इंटीग्रेट करोगे t - dn/n
क्या माइनस फोर्थ साइड लिख लेंगे n कहाँ से कहाँ तक n नॉट से लेकर के बराबर माइनस इंटीग्रेशन लैम्डा dt 0 से लेकर के अब इसका इंटीग्रेशन तो पता चला dx by x का इंटीग्रेशन क्या होता है नेचुरल लॉग ऑफ n n नॉट से लेकर के n तक लैम्डा तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा इसको इंटीग्रेट करोगे t 0 से लेकर के वैल्यू पुट करोगे क्या दिखेगा n by n नॉट लॉग का प्रॉपर्टी सीधे यूज कर ले रहे हैं इधर देखते हैं और अगर एंटी लॉग लोगे तो n by n नॉट कितना हो जाएगा e की पावर लैम्डा माइनस लैम्डा t। एंटी लॉग ले लो और यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो n विल बी n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा यहाँ पे तुमको क्या दिख रहा है n एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मतलब जो चीज हमें चाहिए था वो मिल गया इसके लिए क्या क्या तुम्हें पता होना चाहिए इनिशियल वैल्यू क्या है वो पता होना चाहिए साथ ही साथ टी के कांस्टेंट पता होना चाहिए ठीक है टी के कांस्टेंट देगा n देगा अगर ये दोनों चीज दिया हुआ है तो तुम किसी भी न्यूक्लियस किसी भी टाइम पे कितना बचा होगा नंबर ऑफ न्यूक्लियस लेफ्ट या फिर नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट दोनों तरीके से पूछ सकता है व्हाट इज नंबर ऑफ न्यूक्लियस लेफ्ट या नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट या फिर नंबर ऑफ न्यूक्लियस ठीक है तो वो चीजें क्या करनी होगी इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे अब यहाँ से सर ग्राफ प्लॉट लैम्डा तो सर हम लोग तो वो प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए वहां पे दिए थे ना तो सर कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है मतलब हर टाइम अलग अलग रहेगा। नहीं यार ये तो कांस्टेंट है ना हाँ सर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट होगा नाम ही है उसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अरे भैया इससे होता है ना कि अगर y मतलब जैसे सर प्लैंक कांस्टेंट का कुछ एक वैल्यू रहता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का कुछ एक वैल्यू रहता है। पहले y is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है ऐसा लिख सकते हैं या फिर इसको हाँ ऐसा सर लिख उसके सकते हो जो ना m into x कोई और ये m क्या हाँ है सर तुम्हारा कांस्टेंट कांस्टेंट है। वैसे ही लिख रहे इसका क्या डेप्थ में चलेगा ग्राफ प्लॉट करो ग्राफ कैसा दिखेगा n वर्सेस अगर n वर्सेस t ग्राफ देखोगे तो एक्सपोनेंशियली क्या होगा डिक्रीज करेगा स्टार्टिंग में कुछ वैल्यू था लेकिन एक्सपोनेंशियल क्या हो रहा है टच करेगा टाइम एक्सिस को टच करवाएंगे अब इसका स्लोप देख सकते हो ठीक है स्लोप मतलब रेट ऑफ डीके इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा रेट ऑफ स्लोप कहने का मतलब है n बाई टी स्लोप कहने का मतलब होता है जैसे अगर स्लोप की बात करें y के y वर्सेस x ग्राफ होता है तो स्लोप क्या होता है डेल्टा y बाई डेल्टा x dx by dt। हाँ ठीक है सर तो यहाँ किसका ग्राफ है तो यहाँ पे जो स्लोप होगा इट विल बी सिंपली डेल्टा n बाई डेल्टा टी अगर छोटा चेंज है तो डी टी डी एन बाई और स्लोप देखोगे ना तो जो एंगल आएगा इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 90 स्लोप अगर देखोगे तो एंगल जो होगा इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 90 तो स्लोप यहाँ से हाँ क्या सर आएगा मतलब यहाँ का जो स्लोप है स्लोप सिंपली रिप्रेजेंट रेट ऑफ टी स्लोप से मतलब n वर्सेस t का जो ग्राफ है लेना भी चाहिए डीके देगा रेट ऑफ डीके देगा और दिस रेट ऑफ डीके विल डिक्रीज विथ टाइम क्योंकि अगर स्लोप की बात करोगे सबसे ज्यादा स्लोप कहाँ होगा यहाँ पे टाइम के साथ वो क्या होते जाएगा टाइम के साथ और फ्लैटर होते जाएगा टाइम के साथ जो एंगल वो बना रहा होगा किसके साथ वो और क्या हो जाएगा फ्लैटर होते जाएगा यानी विथ टाइम स्लोप बढ़ेगा। रेट ऑफ डीके डिक्रीजेस रेट ऑफ डीके में क्या होगा फॉल आएगा मतलब स्टार्टिंग में जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस डीके हो रहा होगा वो बहुत ज्यादा होगा बाद में क्या करोगे जो नंबर होगा सेम नंबर डीके होने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा ज्यादा टाइम में मतलब स्टार्टिंग में अगर मान लो 10 न्यूक्लियस डीके हो रहा है इसके लिए लग रहा है 10 सेकेंड तो यही 10 न्यूक्लियस बाद में डीके करने के लिए मे बी तुमको कितना टाइम लग जाएगा
100 सेकेंड लगेगा। तो यहाँ पे देख लो रेट यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे रेट कितना है 1/10 है। सिमिलरली जो रेट ऑफ डी क्या होगा वो टाइम के साथ क्या होगा और घटते जाएगा। और ये जो दूसरा वाला इक्वेशन है जो मतलब मैंने वहां से फाइनल निकाला था उसको रदरफोर्ड एंड सोडी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन भी बोलते हैं। जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन था ना उसको क्या क्या कभी बोलता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज, जो पहले वाला था वो लॉ था रॉबर्ट ये रदरफोर्ड सोडी लॉ, कौन सा, dn माइनस dn/dt इज इक्वल टू लेमडा, हाँ n, दैट वाज लॉ। अब उसको रिड्यूस करके उस लॉ को रिड्यूस करके हम कहाँ तक पहुंचे, एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला तक पहुंचे। तो अगेन उस फॉर्मूला को किस नाम से जानते हैं, रदरफोर्ड सोडी एक्सपोनेंशियल डी के फॉर्मूला। जिससे हमने ग्राफ प्लॉट करा, ग्राफ से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है। पहला इंफॉर्मेशन क्या था, पहला इंफॉर्मेशन है कि स्लोप जो होगा वो रेट ऑफ डी के रिप्रेजेंट करेगा। साथ ही साथ टाइम के साथ देख रहे हो तो स्लोप क्या हो रहा है, फ्लैटर होते जा रहा है। और फ्लैटर स्लोप होने का मतलब होता है स्लोप डिक्रीज हो रहा है। स्लोप अगर डिक्रीज हो रहा है तो यानी रेट ऑफ डी के भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट लिखना सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ आप लाइफ को रिप्रेजेंट करने के लिए कभी कभी कैपिटल टी से भी ओनली कर सकते हो या फिर टी 1/2 ऐसे लिखते हो। देखो इसमें दिक्कत क्या है ना कि कितने देर में न्यूक्लियस पूरा का पूरा लीड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब जो भी एलिमेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसको कितना टाइम लगेगा लीड में कन्वर्ट होने के लिए, वो क्या है तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। क्योंकि अगर ग्राफ देख रहे हैं ना, ग्राफ क्या हो रहा है, टच नहीं कर रहा है जीरो को। तो अगर टच नहीं कर रहा है तो इस केस में हम क्या डिस्कस करते हैं, एक ऐसा टाइम डिस्कस करते हैं विच इज नोन एज व्हाट, हाफ लाइफ। और हाफ लाइफ में ये हाफ का क्या मतलब है कि जो भी तुम्हारे पास पूरा एलिमेंट है, जो भी तुमने कलेक्शन उठा करके रखा हुआ है, मान लो तुमने कितना रखा हुआ था 10 न्यूक्लियस तुम्हारे पास था, ये 10 5 में कन्वर्ट होने के लिए कुछ टाइम लेगा। ठीक है, एक सैंपल था हमारे पास रेडियो एक्टिव सैंपल, उस सैंपल में इनिशियली हमने देखा कितना पार्टिकल्स है, कितना न्यूक्लियस है 10 है। ये 10 कन्वर्ट होकर के कहाँ जाएगा 5 जाएगा। तो अब सैंपल में बचे 5 और इसके लिए कुछ टाइम लग रहा होगा, दिस टाइम इज नोन एज व्हाट, हाफ लाइफ। ठीक है, हमें मतलब नहीं है कि ये जीरो कितना देर में कन्वर्ट होगा, ये पूरा कन्वर्ट होकर के जीरो कितना में जाएगा, क्योंकि उसके लिए इसको कितना टाइम लगेगा, इनफाइनाइट टाइम लगेगा। मतलब लेमडा के रेस्पेक्ट में जो टाइम होगा दैट विल बी वेरी लार्ज। तो इनफिनिट टाइम ये बता नहीं सकते, इसलिए हमें किसके पास गया, एक टाइम के पास गया जिसको बोलते हैं क्या, हाफ लाइफ। एक और टाइम डिस्कस करते हैं जिसको क्या बोलते हैं, एवरेज मीन टाइम, एवरेज लाइफ या फिर मीन टाइम, दोनों में फर्क है। तो लिख लो पहले हाफ लाइफ में, इट इज the time taken by, it is the time taken by, it is the time taken by a radioactive sample, the time taken by a radioactive sample to disintegrate, radioactive sample to disintegrate, to disintegrate by 50%, by the radioactive sample to disintegrate by 50%। मतलब ये सैंपल के लिए डिफाइंड है, ऐसा नहीं कि सर एक न्यूक्लियस है हमारे पास, एक न्यूक्लियस है उसके लिए बता दीजिए टाइम। नहीं, कभी भी यूरेनियम का एक सैंपल लोगे या फिर रेडियम का एक सैंपल लोगे, उस सैंपल में कुछ नंबर ऑफ न्यूक्लियस होगा, उस नंबर ऑफ न्यूक्लियस को 50% डीके होने के लिए, या फिर अपोजिट सेंस में क्या बोल सकते हो 50% बचा रहने के लिए। 50% डीके हो गया तो बचेगा कितना 50%, मतलब यह है दैट इज, उसके नीचे लिखेंगे एट T equals to T half, N equals to half of N naught होगा।
मतलब टाइम तुमने कितना दिया, एक हाफ लाइफ के बराबर दिया, तो जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचा रह जाए वो कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ एन नॉट, क्योंकि डी के हो गया आधा। तो यहाँ से तुम्हें क्या दिखेगा, सो जो भी तुम्हारा इक्वेशन है उसमें एन नॉट बाई टू बराबर किससे होगा, एन नॉट ई टू दी पावर होगा। एन की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो सिंप्लीफाई करोगे जो टी हाफ है, चेंज कर दो टी हाफ, तो टी हाफ विल बी व्हाट, log of t divided by, इसको बस रीअरेंज करना है, तो ये एन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंप्लीफाई होकर के तुम्हारे पास क्या दिखेगा, टी हाफ इक्वल्स टू नेचुरल लॉग टी डिवाइडेड 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा, और ln2 की वैल्यू कितनी होती है, ln2 इज इक्वल टू 0.69। ये इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है तुमको कहाँ देखने को मिलेगा, केमिस्ट्री पढ़ोगे, केमिकल काइनेटिक्स में इक्वेशन देखते हैं, वहाँ की एवरेज लाइफ। सर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था क्या? फर्स्ट ऑर्डर था क्या रिएक्शन? पाउडर भी बताने लगे क्या यार? नहीं सर, मतलब हाफ लाइफ तो सर सबके लिए अलग अलग था ना, फर्स्ट ऑर्डर, हाँ, सेकंड ऑर्डर, आता जीरो ऑर्डर के लिए। आता वो सारी चीजें केमिकल काइनेटिक्स में, फर्स्ट ऑर्डर में रेडियो एक्टिविटी का एग्जांपल सर बताएंगे तुमको, कि जितने भी हाँ सर, रेडियो फर्स्ट ऑर्डर ही है सर ये वाला। यहाँ भी लिखना चाहोगे क्या, मत लिखना, यहाँ पे हमें हमें मतलब ही नहीं है फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, टेंथ ऑर्डर है, हमें फर्क, हमें बस फर्क किससे पड़ रहा है, रेडियो एक्टिविटी हो रहा है, आधा खर्चा होने में कितना टाइम लगा। अब एक जो एलिमेंट है उसके लिए जो लेमडा की वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी, कोई भी गिवन एलिमेंट है उसके लिए तो लेमडा की वैल्यू कांस्टेंट होती है ना, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर, जैसे थोरियम है, रेडियम है, उनका अपना एक पर्टिकुलर क्या है, डीके कांस्टेंट है, उसके लिए पर्टिकुलर क्या होगा, टाइम होगा। अब यहाँ से भी तुम लेमडा का यूनिट देख सकते हो, लेमडा का यूनिट क्या होगा यहाँ से, टाइम इनवर्स, ठीक है। तो अगर क्या पढ़ेंगे जब हम डिस्कस कर रहे होंगे अलग से जो भी डी के कांस्टेंट है, तो वहाँ पे सिंपली डी के कांस्टेंट का यूनिट क्या हो जाएगा, टाइम इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि ये तो डायमेंशनलेस नंबर है, नीचे वाला का डायमेंशन क्या होना चाहिए, टाइम के रेसिप्रोकल में होगा, तब जाकर ये टाइम के बराबर हो जाएगा। लिखना फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हाफ लाइफ। का फायदा क्या होता है, अगर हाफ लाइफ तुम जान गए तो इसका क्या मतलब है, क्योंकि फाइनल लाइफ तुम जान नहीं सकते हो, तो हाफ लाइफ से हम कंपैरिजन करते हैं, किस टाइप का कंपैरिजन करते हैं, देखना इसमें, इफ इफ हाफ लाइफ, इफ हाफ लाइफ, इफ हाफ लाइफ of a radioactive, half life of a radioactive element is more, is more, is more, it means in a given time interval, it means in a given time interval, given time interval, probability, in a given time interval, probability of, probability of availability, 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 probability of availability of that element, of that element is more, probability of, probability of that element is more। अब इसके कहने का क्या मतलब है, मान लो एक तुम्हारे पास बहुत सारा कलेक्शन है इसका रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का, मतलब मान लो तुम्हारे पास थोरियम है, यूरेनियम है, रेडियम है, प्लूटोनियम है, एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसा सैंपल तुमने रखा हुआ है, अब तुम चाहते हो कि ऐसे घूम फिर के आए कुछ देर बाद और देख रहे हैं कि कौन सा ज्यादा अवेलेबल है, मतलब कौन सा ज्यादा बचा हुआ है, तो कैसे पता चलेगा, अब तुमको हर बार घूम करके आकर के चेक करने की जरूरत नहीं है, तुम क्या कब पता कर लो उसके लिए, हाफ लाइफ पता कर लो, गिवन एलिमेंट का क्या करेंगे,
हाफ लाइफ एलिमेंट पता कर लेंगे, इसका हाफ लाइफ, इसका हाफ लाइफ, इसका हाफ लाइफ। अगर चारों का हाफ लाइफ पता चल गया तो कहीं भी बैठे रहो, इंडिया में ये डिके हो रहा है, अमेरिका में बैठ के बता देंगे ये छोटू जाके देख वहां पे थोरियम ज्यादा बचा होगा। ठीक है, क्योंकि क्यों बता पा रहे हैं, क्योंकि हमको पता है मे भी हो सकता है थोरियम के लिए एग्जांपल दे रहे हैं कि थोरियम के लिए लेमडा अगर ज्यादा है, इन तीनों के रेस्पेक्ट में अगर थोरियम का लेमडा अगर ज्यादा होगा तो उसकी एबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो बैठे बैठे अब जादू थोड़े है, इसमें पढ़ा हुआ है फिजिक्स, बोल लगी थोरियम में, लेकिन छोटू को क्या लगेगा कि सर को क्या पता है क्या होना चाहिए, क्यों छोटा होगा है। हाँ, तो हाफ लाइफ कम हो रहा तो उसका मतलब क्या, हाफ लाइफ कम होगा तो एबिलिटी ज्यादा होगा। लेमडा का जो रिलेशन हाफ लाइफ, तुम लिखे क्या हो पहले ये बताओ, क्या लिखे हो, हाफ लाइफ का कंपैरिजन कर रहे हो ना, हाँ हाफ लाइफ का कंपैरिजन कर रहे हो, तो हाफ लाइफ सॉरी ये जो टी हाफ है, टी हाफ अगर ज्यादा होगा, टी हाफ अगर ज्यादा है थोरियम का तो इसकी एबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, मतलब लेमडा का कंपैरिजन में कम होगा। अभी लेमडा की बात कर नहीं रहे हैं, जो हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ अगर किसी का ज्यादा है तो थोरियम क्या होगा, मतलब थोरियम का ज्यादा है तो थोरियम ज्यादा प्रेजेंट होगा, या फिर प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, प्रोबेबिलिटी उसका मिलने के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे एक छोटा सा फॉर्मूला यूज और करते हैं, एक डायरेक्ट फॉर्मूला है कि अगर नंबर ऑफ हाफ लाइफ के टर्म्स में क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, कि मान लो एक एलिमेंट है जिसको हमने 3 हाफ लाइफ के बराबर टाइम दिया, तो कितना एलिमेंट बचा रहेगा। ठीक है ना, इसलिए कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि एक एलिमेंट है जिसको तुमने मान लो 5t इक्वल्स टू इस टर्म में दे दिया, तो इनिशियल अगर n था तो फाइनली कितना हो जाएगा। तो अगेन ये सब कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्या कर सकते हो, एक इक्वेशन यूज कर सकते हो, n बाई एन नॉट विल बी कितना होगा, हाफ ऑफ n। ठीक है, ये फॉर्मूला डायरेक्टली तुमको क्या दे देगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट। ठीक है, जहां n क्या है, वेयर, अब n जो होगा, n क्या होगा, वेयर n नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ, मतलब अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ, गिवन टाइम इज 5 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ, तो यहाँ क्या पुट करोगे, यहाँ पुट करेंगे 5, अगर 3 टाइम्स दे दिया तो क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। कभी कभी इसको ऐसे भी गिवन रहता है, ये जो n है, किसी किसी बुक में देखोगे या तुम्हारे मॉड्यूल में जो n होगा, n की जगह पुट कर देगा 3 डिवाइडेड बाई t 1/2। n क्या है तुम्हारा, t डिवाइडेड बाई 1/2। अगर t की वैल्यू हाफ लाइफ के बराबर रखोगे तो n विल बी व्हाट, n नॉट बाई 2। अगर ये t बराबर हो गया 2 टाइम्स ऑफ इसके, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, n हो जाएगा तुम्हारा n नॉट बाई 4 एंड सो ऑन। इसी तरीके से तो n जो है, n इज सिंपली नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ द हाफ लाइफ, मतलब हाफ लाइफ से कंपेयर करो कि कितना टाइम्स दिया हुआ है, डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करो, कैलकुलेट करो। अब इसके साथ रिस्ट्रिक्शन ये कि हमेशा यूज नहीं कर सकते हैं, मतलब अगर टाइम जो दिया है ना कुछ इस तरीके से दे दिया कि तुम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ हाफ लाइफ, तो फिर ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, फिर क्या यूज करेंगे, जो तुम्हारा एक्चुअल सर वो फॉर्मूला है। हाफ लाइफ वाला कैसे किया सर, वो n नॉट बाई 2 कैसे आया? कौन सा नोट, तो मतलब n इज इक्वल टू n नॉट बाई 2 एन, वो एन का जो डेफिनेशन है ना यही है, आया नहीं, एन जो है वो क्या है हाँ सर। तुम्हारा, वेयर एन इज दिस मच, टी डिवाइडेड बाई टी हाफ, तो सीधे क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं। मतलब इसके लिए अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो हेडिंग में लिख सकते हो, नंबर ऑफ आफ्टर टी इक्वल्स टू एन टी बाई 2, मतलब टाइम क्या है ये, और उस टाइम को किस टर्म में लिख सकते हैं, एन इंटू टी हाफ। तो फिर क्या, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ये वाला। हो गया।
नेक्स्ट लिखना हाँ सर। एवरेज लाइफ और मीन लाइफ, एवरेज लाइफ और मीन लाइफ। सिंबल होता है टाउ। ये सेम चीज इलेक्ट्रोस्टैट में जब उसमें पढ़ोगे, कैपेसिटेंस पढ़ोगे, तो कैपेसिटेंस में भी ये टर्म आता है टाउ। इसको क्या बोलते हैं वहाँ पे, तुम लोग तो नहीं पढ़े, ये 12th वाले में पढ़ा है। रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट। अच्छा टाइम कांस्टेंट, हाँ सर, वो रिलैक्सेशन टाइम भी तो टाउ से ही रहता है। चलो लिखो, इट इज द टाइम, it is the time for which, it is the time for which, it is the time for which a given radioactive, the time for which a given radioactive material remains active, remains active. Okay, it is given as, it is given as, it is given as sum of, it is given as sum of life, sum of life of all nuclei, sum of life of all nuclei divided by total number of, divided by total number of sum of क्या लिखे उसके बाद, life of all nuclei divided by total number of nuclei present initially, total number of nuclei present initially. समझना इसका मतलब क्या है। मान लो एक सैंपल ले रहा, ठीक है, इस सैंपल के अंदर 100 न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये जो 100 न्यूक्लियस ये क्या कर रहा होगा, डीके हो रहा होगा। तो मान लो जो पहला न्यूक्लियस हुआ, जैसे ही स्टार्ट हुआ t = 1 सेकंड पे क्या हो गया, ये डीके हो गया। दूसरा जो न्यूक्लियस था 3 पे डीके हुआ, तीसरा 5 पे, 4 5 ऐसे डीके हो गया। अब तो कहाँ तक कैलकुलेट करेंगे, और 100 वाला जो डीके हुआ मे बी मान लो वो 1000 सेकंड ले रहा है, ऐसा कुछ टाइम ले रहा है। तो इन सबका सम, इन सबका क्या करोगे, सम करेंगे। सबका सम करने के बाद एक वैल्यू आएगा, ठीक है, ये टाइम है तुम्हारा। टाइम कहने का मतलब इंडिविजुअल न्यूक्लियस का लाइफ, पहले वाले न्यूक्लियस का लाइफ कितना था, 1 सेकंड का, दूसरे वाले न्यूक्लियस का लाइफ कितना है, 3 सेकंड का, चौथे वाले का या तीसरे वाले का 4 सेकंड एंड सो ऑन। जो सबसे लास्ट में डीके हुआ कब हुआ है, 1000 सेकंड, मतलब उसका जो लाइफ है वो कितना है, 1000 सेकंड का। अब उसके बाद इसमें कोई ऐसा न्यूक्लियस नहीं है जो क्या है, डीके होगा, इसलिए ये क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। ये जो न्यूक्लियस है जैसे ही लास्ट न्यूक्लियाइड डीके होगा उसके बाद ये क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, उसके बाद रेडियो एक्टिव प्रोसेस नहीं दिखेगा। तो इन सारे टाइम का क्या करोगे, मतलब इंडिविजुअल लाइफ ऑफ न्यूक्लियस को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट, कितना था 100, तो 100 से डिवाइड करोगे एंड दैट टर्म इज नोन एज व्हाट, मीन लाइफ या फिर एवरेज लाइफ। समझ में आ रहा है। अब मैथमेटिकली इसको जब लिखते हैं, मैथमेटिकली इट इज गिवन है, मैथमेटिकली दिस कैन बी गिवन टाउ इज इक्वल टू TDM डिवाइडेड बाय m0। ये फॉर्मूला तुमने देखा होगा, ये फॉर्मूला कोई भी जब एवरेज फॉर्मूला हम यूज करते हैं, एवरेज के केस में जैसे टाइम एवरेज निकालते हैं या फिर स्पेस एवरेज निकालते हैं, तो जब टाइम एवरेज निकालते हैं तो फंक्शन ऑफ टाइम dt इंटीग्रेशन टाइम इंटरवल यूज करते थे, याद है।
वैसे स्पेस एवरेज निकाल देते हैं तो fx dx डिवाइडेड बाय x माइनस हाँ सर, हाँ x2 सर। माइनस x नॉट। तो यहाँ पे टाइम एवरेज है, ये स्पेस एवरेज है। यहाँ पे एवरेज किसके रेस्पेक्ट में निकालना है? नंबर ऑफ न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में, क्योंकि नीचे किसका डिवीजन कर रहे हो? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस इनिशियली 0 है, फाइनली इनिशियली n नॉट है, फाइनली 0। और जो इंटीग्रेशन होगा वो किसके रेस्पेक्ट में होगा? dn के रेस्पेक्ट में होगा, क्योंकि n इज फंक्शन ऑफ व्हाट? n जो है वो किसका फंक्शन है? टाइम का फंक्शन है। टाइम का। तो n dn जो होगा वो क्या होगा? टाइम के टर्म में लिख सकते हो dn बाई dt करके। तो इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? फिर टाइम तो कांस्टेंट ही रह गया ना, कौन सा टाइम? मतलब t, मतलब सॉरी, वो जो स्मॉल t है वो तो कांस्टेंट हो गया कैसे उसमें। कांस्टेंट था क्या? वो तो मल्टीप्लाई कर लेगा ना इक्वेशन। अच्छा n है तुम्हारे पास इस तरीके का, e टू द पावर माइनस यह है। अब यहाँ अच्छा, से हाँ सर। dn बाई dt करोगे तो एक फंक्शन आएगा टाइम का, अच्छा, उसमें हाँ ये सर, हाँ टाइम सर, जाकर के समझा क्या हो सर। जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो स्मॉल t है ये जाकर के इसमें क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब फाइनली जो इंटीग्रेशन होगा ना वो dt के हाँ ही सर। टर्म में होगा, क्योंकि इसको dt के टर्म में ऐसे लिख सकते हो ना। ये जो पूरा इक्वेशन है इसका स्टार्टिंग अभी तो जस्ट हमने देखा है कि माइनस dn बाई dt क्या होता है? माइनस dn बाई dt कितना होता है? लैम्डा, लेमडा। लैम्डा t, हाँ सर। लेमडा एन, लेमडा हाँ एन होता है, ठीक है। तो ये जो भी टर्म है यहाँ से क्या निकाल सकते हो? माइनस लेमडा एन डी टी, इसको लिख सकते हो। इस वैल्यू को उठा करके अब आप पुट कर देंगे, हाँ सर। समझ में आ रहा है? और इसको सिंप्लीफाई करेंगे ओवर गिवन वैल्यू। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करने के बाद टाउ का जो वैल्यू आता है कितना आता है? 1 बाई लेमडा के बराबर आता है। वो प्रॉपर पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो जो भी मीन लाइफ होगा इट विल बी इनवर्स ऑफ व्हाट? लेमडा। लेमडा यहाँ पे क्या है तुम्हारा? टी के कांस्टेंट, ठीक है। का लिमिट भी रख सकते हो। फाइनल इंटीग्रेशन टाइम के टर्म में आता है तो टाइम कहाँ से कहाँ तक लगता है? 0 से इन्फिनिटी तक। टाइम जो वेरी करता है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक वेरी करेगा। 0 से प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, इनफाइनाइट पे खत्म हुआ, उसके टर्म में इंटीग्रेशन। हो गया? हाँ सर। अगेन अगर ग्राफ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, अब देखो इसका क्या मतलब है? ये जो मीन लाइफ है, एक मीन लाइफ में कितना एलिमेंट डीके होगा या कितना एलिमेंट बचा रहेगा, कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियस बचा रहेगा। जैसे पिछले वाले का सिग्निफिकेंस क्या था कि हाफ लाइफ, एक हाफ लाइफ में आधा एलिमेंट, आधा जो नंबर होगा डीके हो जाएगा। और अगर हाफ लाइफ ज्यादा है इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? ज्यादा है। तो इसका भी कुछ सिग्निफिकेंस होगा। इससे पता क्या चलता है? इससे पता चलता है कि अगर एक मीन लाइफ किसी सैंपल को दे हुए, जैसे थोरियम का सैंपल है, इसको हमने टाइम कितना दिया हुआ? टाइम दिया हुआ, तो तुम्हारे पास जो थोरियम बचेगा कितना परसेंट बचेगा? 0.37। जो भी थोरियम बचेगा वो कितना बचेगा? 0.37 या फिर 1/e बचेगा। मतलब इनिशियल अगर n नॉट था तो फाइनली कितना बचेगा? इतना टाइम देने के बाद या तो इस फॉर्म में लिख लो या फिर इस फॉर्म में लिख लो। सारी बात समझ में? मतलब ये है कि जो भी प्रोसेस है, ये सेम चीज कैपेसिटर में भी बताते हैं कि जो भी प्रोसेस है मीन लाइफ में या टाइम कांस्टेंट में 63% कंप्लीट हो जाता है, यानी 63% डीके हो गया तो बचा कितना? 37%। तो एक जो तुम्हारा मीन लाइफ है उसमें जो भी प्रोसेस है, भले वो इसमें यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस पढ़ रहे हैं तो इसलिए रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस में कितना न्यूक्लियस डीके हो जाएगा? 63% डीके हो जाएगा। वैसे ही अगर यही सेम चीज कैपेसिटर में पढ़े होंगे तो बताऊंगे कि एक टाइम कांस्टेंट में कैपेसिटर कितने से चार्ज हो जाता है? 63% से चार्ज हो जाता है। सेम चीज एक जगह और पढ़ाए होंगे। सर ये तो इलेक्ट्रिसिटी में आप कराए थे ना, करंट हाँ, इलेक्ट्रिसिटी में, वो ई की इलेक्ट्रिसिटी में पावर जो समथिंग में कुछ जा रहा आरसी था। सर्किट होता है, हाँ सर, आरसी सर्किट में आरसी बताया था ना सर्किट कि में। एक टाइम कांस्टेंट में टी इक्वल्स टू हाँ सर, टाउ में जो चार्ज का जो वैल्यू होता है वो कितना हो जाता है? 63%। 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज। हाँ सर, वैसे ही एक और जो चीज 1 है बाई जैसे ई की पावर करंट। समथिंग माइनस 1 बाई हाँ, टी में रहता है ना करंट उसमें। के लिए बात करते हो तो करंट क्या होता है? करंट विल डिक्रीज। कैपेसिटर जब डिक्रीज चार्ज होगा, होता है तो करंट क्या होता है? डिक्रीज डिक्रीज होता है। होता है। सेम चीज यहाँ पे है, वहां पे डीके ऑफ करंट बोलते हैं। अगर हेडिंग तुम देखोगे इलेक्ट्रोस्टैट में तो हाँ सर। कैपेसिटर के अंदर दो चीज देखते हैं, डीके ऑफ करंट,
डीके ऑफ करंट मतलब एक दो तरीके का सर्किट होता है, चार्जिंग सर्किट और डिस्चार्जिंग सर्किट। दोनों डिस्चार्जिंग सर्किट सर्किट। में करंट जो होता है टाइम के साथ क्या हो रहा होता है, टाइम के साथ घट रहा होता है। चार्ज करोगे तो भी कैपेसिटर का जो चार्ज होगा वो घटेगा, डिस्चार्ज कर रहे होगे तो भी कैपेसिटर से जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, घटेगा। वहां भी आता होगा कि एक टाइम कांस्टेंट में जो करंट बचेगा वो कितना बचेगा, 0.37। 0.37 ऑफ आई नॉट। सेम चीज यहाँ पर भी है कि अगर तुमने 1 मील लाइफ दे दिया या फिर एवरेज लाइफ के बराबर टाइम दे दिया, तो जो एलिमेंट बचा रहेगा वो कितना होगा, इनिशियल का 37% या इनिशियल का इनिशियल का 1/e टाइम्स, मतलब डीके कितना हो गया, डीके हो जाएगा 63%। ठीक है, तो लिखना सिग्निफिकेंस ऑफ मीन लाइफ, significance of mean life, significance of mean life in one meal life, one meal life, number of nuclei left in a given sample, number of nuclei left in a given sample is 1/e times is 1 sorry is 1/e times of initial number of nucleus number of nucleus। और 1/e जो है, e का वैल्यू कितना होता है, 2.73। 2.72 के आसपास। हाँ, 72 हाँ के आसपास। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली कितना आता है, 0.37। तो इसको दूसरे मैनर में कैसे लिख सकते हैं, तो उसी में लिख देना और 37% of nuclei are present 37% of nuclei are present as compared to original nucleus, और इसको दूसरे मैनर में कैसे बोल सकते हो, which means 63% of initial number of nuclei शॉर्ट फॉर्म में इन सारी चीजों को छोटा में लिख सकते हो। t इक्वल्स टू अगर लेमडा तो n की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, 0.37 ऑफ n नॉट। तो पूरा उतना सारी चीजें लिखे हो उसका बस इतना ही। हो गया। हाँ सर। एक यहाँ पे टर्म यूज होता है, थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहे हैं। प्रोबेबिलिटी तुमने पढ़ा होगा, हल्का फुल्का 10th क्लास में सर ने पढ़ा होगा। हाँ सर। प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर फेवरेबल ऑफ आउटकम आउटकम, डिवाइडेड बाय सैंपल, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। हाँ, वही सैंपल। सैंपल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है तो तुम्हारे लिए फेवरेबल, मतलब जो एलिमेंट है उसके लिए फेवरेबल इवेंट क्या है। अगर रेडियो एक्टिविटी हो रहा है तो जो भी सैंपल गिवन है उसके लिए फेवरेबल इवेंट क्या है, डीके होना।
सो फेवरेबल हाँ, sir. इवेंट यहाँ पे होता है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड इन अ गिवन टाइम, किसी भी गिवन टाइम पे कितना नंबर डीके हो गया। सो इट विल बी टीएन। हमारे जो भी फॉर्मूला हमने यूज करा कि टी टाइम में कितना था, डीटी टाइम में कितना था, तो हमने कितना यूज करा था टीएन, मतलब डीटी टाइम में कितना एलिमेंट डीके हुआ, डीएन डीके हुआ। सो डीएन जो है ये तुम्हारा क्या है, फेवरेबल आउटकम है, ये डीके हो रहा है, डिवाइडेड बाई सैंपल। सैंपल कितने का था, सैंपल था एन नॉट, तो डीएन बाई एन नॉट जो है इस टर्म को हम क्या बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ Probability. डीके। इसको क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके। प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये तुम्हारा फेवरेबल इवेंट है और ये नीचे वाला क्या है तुम्हारा सैंपल है, मतलब जो टोटल सैंपल था उसमें से कितना। तो ये टर्म कंटिन्यूअसली यूज होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके, प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके कुछ नहीं है, दिस इज ओनली किसी गिवन टाइम में कितना डीके हुआ डिवाइडेड बाय टोटल कितना सैंपल था, ये टर्म यूज होगा। तो आगे अभी इसीलिए यहाँ पे बता दिए, नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग। टाइम बचा हुआ है तो टाइम खत्म हो गया सर, तो इसके बाद की जो चीजें वो पढ़ेंगे अगले क्लास सर हेडिंग दे दीजिए सर, मतलब में। कल क्या हेडिंग होगा, दे दे, हेडिंग है मतलब डीके थोड़ा पढ़ कांस्टेंट, के आएंगे। हेडिंग डीके कांस्टेंट। डीके कांस्टेंट के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसको lambda अच्छा सर, इसमें हम लोग का वो अल्फा बीटा गामा का वो कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट भी है ना? अभी वो बचा हुआ है, अभी तो हाँ सर, बचा हुआ है वो अलग से, जब अल्फा बीटा, हाँ जब पढ़ के आना है तो पढ़ के आ जाना हाँ दोनों। सर क्या वही, मैं तो सर पूरा पढ़ा था सर, बस एक खाली वो होमवर्क है पेयर तुम्हारा, एनिलेशन वाला वो सब। एक छोटा सा होमवर्क है, इसमें ये जो चीज है खाली थ्योरेटिकल है, बस पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा। पढ़ना क्या गया तुम्हें, फंडामेंटल पार्टिकल्स एंड देयर एंटी पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स एंड देयर एंटी पार्टिकल्स। ठीक है, जैसे फंडामेंटल पार्टिकल में क्या आता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सॉरी एंटी पार्टिकल भी होगा तो एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, और फिर क्या होता है एंटी न्यूट्रिनो। ये तुम्हारा जो मॉड्यूल है ना उसमें गिवन है, अलग इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पेज नंबर 36 पे फंडामेंटल पार्टिकल्स एंड देयर एंटी पार्टिकल्स गिवन है। अब यहाँ से तुमको याद कर रखना है, पूरा ये सारी चीज याद नहीं रखना है तुमको, यहाँ पे याद रखना है बस सिंबल। सिंबल क्या होगा, और जो भी सिंबल यूज हो रहा है, जैसे मान लो मैंने किसी के लिए सिंबल यूज करा, जैसे बताए भी थे कि न्यूक्लियस का सिंबल अगर एक्स से यूज कर रहे हैं तो इधर वाला टर्म क्या रिप्रेजेंट करेगा, जेड, और इधर क्या रिप्रेजेंट करता है, ए। सेम सिंबल ये पार्टिकल्स के लिए भी यूज होता है, जितने भी पार्टिकल्स आएंगे, ये प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन जो भी होगा, उसको हम इस टर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। मतलब जो सिंबल हम किसके लिए यूज कर रहे थे, न्यूक्लियस के लिए, वही सिंबल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रॉन सबके लिए यूज करते हैं। तो सिंबल याद रखना है। ए में क्या चेंज आएगा, जेड में क्या चेंज आएगा, क्योंकि इसी से हमें जब भी बीटा प्लस रिएक्शन होगा, बीटा माइनस रिएक्शन होगा या अल्फा रिएक्शन होगा, तो कितने से ए डिक्रीज होगा या कितने से जेड डिक्रीज इंक्रीज होगा फॉर अ गिवन पार्टिकल, याद रखना होता है। सर पेयर एनिलेशन वाला पार्ट भी इसी चैप्टर में है ना? पेयर एनिलेशन, हाँ पेयर एनिलेशन जो भी है इसी में, पेयर प्रोडक्शन और ओके, पेयर एनिलेशन इसी में। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।